अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। मैं हूं आपका होस्ट शबीउल हसन और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तीन बहुत ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिनमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन की जो क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है ये किस वजह से क्रैश हुई है, और आने वाले जो 15 से 20 दिन हैं या महीना कह लें, उसके अंदर बिटकॉइन का क्या रेट होने वाला है और क्या इस मार्केट के साथ जो है ओवरऑल ये किस तरह से बिहेव करेगी। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपकमिंग जो डेज़ हैं इसके अंदर डॉलर का रेट क्या होगा और पाकिस्तान रुपये की फ्लक्चुएशंस किस हिसाब से होंगी। तीसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो अभी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी रेट जो चल रहा है तकरीबन 4 के करीब चल रहा है, क्या ये वाकई सस्टेनेबल है, और अगर ये सस्टेनेबल है तो क्या रीज़न्स थे कि पाकिस्तान का जो जीडीपी रेट है वो ड्यूरिंग कोविड स्टिल जो है वो इम्प्रूव किया है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। और स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। आज से ठीक 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसके अंदर मैंने बताया था कि क्रिप्टो करेंसी है ये टोटली एक जो है वो क्लाउड टाइप जो है वो करेंसी होती है जिसको डिजिटल तरीके से जो है वो डील किया जाता है, और बैकएंड पर इसका कोई भी सेंट्रल बैंक या कोई भी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वो इसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होता। तो मैंने उस वीडियो के अंदर मेंशन किया था कि क्या इसके अंदर रिस्क हैं, क्या रिवार्ड्स हैं, और आने वाले तकरीबन जो 1 या 2 महीने हैं उसके अंदर बिटकॉइन या डॉज कॉइन या इस तरह की जो बाकी डिजिटल करेंसीज़ हैं उनके साथ क्या होने वाला है। और सेम होता है चाइना के अंदर फ्राइडे वाले दिन जो एक अनाउंसमेंट आती है स्टेट काउंसिल की तरफ से और 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से, यानी वो मुकम्मल तौर पर क्रैकडाउन का जो है वो अनाउंसमेंट करते हैं, और उसके बाद जो है वो ऑलरेडी जो प्रेशराइज था बिटकॉइन उसकी प्राइसेस और भी आके नीचे लगती हैं। और यही होता है इस तरह के जो हाई रिस्क जो बिजनेसेस होते हैं, मैं तो इवन इसको बिजनेस भी नहीं कहूँगा, दीज आर जस्ट कॉल स्पेकुलेशंस, और स्पेकुलेशन में हमेशा इसी तरह से ही होता है। अब यही जो है अगर ये फिएट मनी होती है, इसको बैक एंड पर कोई सेंट्रल बैंक, कोई रिजर्व बैंक या कोई भी गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूट है अगर वो हैंडल कर रहा होता तो कभी भी इस तरह की सिचुएशन नहीं होती। अब सवाल ये पैदा होता है कि चाइना ऐसा कर क्यों रहा है। रीज़न कोई भी हो, लाइक क्लीन एनर्जी हो या वट एवर आर द रीज़न्स कि जी इसके जो कंप्यूटर्स हैं या जो इसके सिस्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और इलेक्ट्रिसिटी और जो पावर कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन रीज़न एक ही है कि हाउ टू टैकल यूएसए। आज से 1000 साल पहले जब लोग जो है वो कॉइन मनी को यूज़ करते थे तो तब भी चाइना ने पेपर मनी जो है यानी पेपर करेंसी का को इंट्रोड्यूस किया, इन्वेंट किया, और पूरी दुनिया पर जो है वो चाइना का बोलबाला हुआ। और सिमिलरली चाइना ने इंट्रोड्यूस करवा दिया साइबर युआन, और उसके इंट्रोडक्शन का जो इन्वेंशन का जो मेन पर्पस था वो था कि किसी भी तरीके से यूएस को कम्पीट करना है। और कम्पीट करने की वजह क्या थी वो भी मैंने आपको बताया था कि टोटली जो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के जो एलिमेंट्स आ जाते हैं, यानी आपकी अपने मुल्क की जो पब्लिक का पैसा होता है वो सारा चला जाता है इन क्रिप्टोज़ के पास, और वो फिर आगे इसको यूटिलाइज़ करते हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग की जो चेन चलती है उससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है डोमेस्टिक कंट्री को, यानी वही पैसा वो जो अपने मुल्क में इस्तेमाल कर सकते थे वो दूसरे मुल्क इस्तेमाल करते हैं, और वो पैसा बुक्स में भी नहीं आता, और इवन टैक्स जो है अथॉरिटीज़ को भी नहीं पता होता कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। तो चाइना ने बहुत ही जो है वो ज़रूरत के मुताबिक, वक्त के मुताबिक जो है वो डिसीजन लिया और अपनी डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करवा दी, और ये डिजिटल करेंसी जो है ये कंप्यूटर कोड बेस होगी और बिल्कुल जो सिक्योर होगी, लाइक जो बाकी पेपर मनी है उसी की तरह से, क्योंकि इसको बैक कर रहा होगा सेंट्रल बैंक जो है, यानी स्टेट बैंक किसी भी मुल्क का जो होता है, लाइक चाइना का जो सेंट्रल बैंक होगा वो इसको कर रहा होगा। इस अनाउंसमेंट के बाद जितने भी वहाँ पर 70% क्रिप्टो का बिज़नेस था चाइना के अंदर, वो सारा बिज़नेस ठप हुआ और वहाँ से माइग्रेट करके अब अमेरिका की तरफ शिफ्ट होने वाला है। यानी 70% जो मार्केट थी बिटकॉइन की वो उसी टाइम पर क्रैश कर गई। लेकिन आने वाले दिनों में एक मैं चीज़ आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं कि बिटकॉइन में अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो बिलीव मी आप लोग ये फ़ंड्स जो हैं, अभी भी आपके पास टाइम है
कि इस फंड्स को जो है वो आप विड्रॉ कर लें, बिकॉज़ आने वाले दिनों में बिटकॉइन की प्राइस और भी नीचे आनी है। मे बी अमेरिका इसको जो है वो टैकल करने की कोशिश करे और एक आर्टिफिशियल जो है वो इसको हाइप दे, बट लॉन्ग टर्म में इसका जो बिटकॉइन है ये क्रैश ही करने वाला है, क्योंकि इसका अल्टरनेट जो है वो US डॉलर का अल्टरनेट जो है वो चाइनीज़ जो है साइबर युआन वो मार्केट के अंदर आ चुका हुआ है और एशिया के अंदर से बिटकॉइन की छुट्टी हो गई है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, यानी पाकिस्तान के अंदर US डॉलर का जो है वो रेट क्या कम होगा, ज़्यादा होगा या सस्टेन करेगा। अगेन पाकिस्तान में रोशन डिजिटल अकाउंट की इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो इनवर्ड रेमिटेंसेस का सिलसिला बहुत तेज़ी से बढ़ा है और इस चीज़ को हुकूमत और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन स्टेट बैंक है, वो चीज़ भी जो है वो एडमिट कर रहा है कि पाकिस्तान जो NRPs हैं, नॉन रेजिडेंशियल पाकिस्तानी हैं, वो बहुत जो है वो हैंडसम अमाउंट्स जो हैं वो इस अकाउंट के ज़रिए पाकिस्तान में शिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से रुपए पे जो प्रेशर था वो कम हो रहा है, ग्रेजुअली कम हो रहा है। और आने वाले जो महीना है या 2 महीने हैं, इसके अंदर और भी ज़्यादा जो है वो मूवमेंट होगी फ़ंड्स की, यानी इनवर्ड रेमिटेंसेस बढ़ेंगी, क्योंकि लोगों का एक तो ट्रस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है और सेकंड थिंग इसके ऊपर जो फैसिलिटीज़ हैं रोशन डिजिटल अकाउंट के ऊपर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और इसके साथ जो जुड़े बेनिफिट्स हैं वो NRPs को अपनी तरफ खींच रहे हैं और इसके साथ दीगर सहूलियात जो हैं वो भी इस तरह की है कि लोग जो है इनवर्ड रेमिटेंसेस की तरफ से आ रहे हैं। यानी पाकिस्तान में अगेन जो है अपकमिंग 15 डेज़ हैं, इनके अंदर US डॉलर का रेट होगा तकरीबन 148 रुपये समथिंग, और ये रेट जो है वो इसी तरह से डिक्रीजिंग सेंस रखेगा टिल जो है वो जुलाई और अगस्त, यानी 145 से 150 के बीच में अब ये रेट रहेगा। और उसकी वजह ये होगी कि इनवर्ड रेमिटेंसेस, सेकंड थिंग एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बढ़ रही हैं और अभी जो इंडिकेशंस हैं कि जो हमारा GDP रेट है वो भी इम्प्रूव हुआ है। और GDP रेट क्यों इम्प्रूव हुआ है, ऑल दो अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, साथ ही वो भी डिस्कस हो जाएगा कि GDP रेट क्यों इम्प्रूव हो रहा है। पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी, इन्होंने एक ड्यूरिंग कोरोना जो है एक बहुत ही वाइज डिसीजन ये लिया था कि नो लॉकडाउन या पार्शियल लॉकडाउन, यानी इन्होंने अपनी जो इकोनॉमी थी उसको चलते रहने दिया। एज़ कम्पेयर टू अदर जो कंट्रीज़ से उन्होंने मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया और अपनी इकोनॉमी जो है उसको स्टक कर दिया। पाकिस्तान की लीडरशिप थी, इन्होंने एक वाइज डिसीजन इस हवाले से लिया कि किसी भी तरह से जो इकोनॉमी है, जो हमारी मईशत है, उसको चलते रहना चाहिए। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान में सर्विस सेक्टर वो भी चलता रहा और एक्सपोर्ट को जो इन्होंने सब्सिडाइज़ किया है पिछले कुछ 6 महीनों से, यानी उनको जो इलेक्ट्रिसिटी की जो उनकी डिमांड्स थी उनको पूरा किया और उसको भी फिर सब्सिडाइज़ किया, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ी और रुपए पर अगेन प्रेशर कम हुआ, यानी इकॉनमी के अंदर जो है वो जॉब भी जो है वो इंक्रीज़ हुई और सेकंड थिंग पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज़ हुई। और उसके बाद आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो है वो लकीली हमारे जो इस साल का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर गंदम, चावल और दीगर जो फसलें थी वो बहुत ज़्यादा मिकदार में हुई और उससे फ़ायदा ये हुआ कि हम इवन अपनी जो बुनियादी ज़रूरियात थी उनको पूरा करने के अलावा एक्सपोर्ट करने के भी जो है वो काबिल हो गए कि हम इनको बाहर मूव भी करवा सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपकी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी उसको रॉ मटेरियल मिला और रॉ मटेरियल मिलने के बाद जो है उसकी भी जो है वो आगे फर्दर मैन्युफैक्चरिंग हुई और एक्सपोर्ट बढ़ी और उससे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को जो है वो सस्टेनेबिलिटी मिली और पाकिस्तान की जो मईशत थी वो ऊपर बढ़ी। ज़ाती एनालिसिस है और जो मेरी ज़ाती रिसर्च है उसके मुताबिक CPEC जो है वो ग्रेजुअली अपनी जो कंप्लीशन है उसकी तरफ बढ़ रहा है, यानी कि वो एक मेगा प्रोजेक्ट्स है। मेगा प्रोजेक्ट होने की वजह से वहाँ से जो हमें रेवेन्यू जनरेट होगा और हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी वो यकीनन पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको बूस्ट कर देंगी। उसके बाद आ जाता है आपका एक्सपोर्ट, यानी मैन्युफैक्चरिंग या जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई है या लेदर इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि अब हुकूमत का फोकस है कि किसी तरीके से इस इंडस्ट्री को चलाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जो जॉब है, जो डेली बेसिस के वेजेस हैं वो इसके साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान इज़ गोइंग टू ग्रो इन अपकमिंग मंथ्स और यू कैन से कि
ईयर बेसिस पर जो है वो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ताला ग्रो करने वाला है। जो मेरा ज़ाती एनालिसिस है, ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि एनालिसिस होता है कि आपकी अपनी जजमेंट क्या है, आपकी अपनी फाइंडिंग्स या रिसर्च क्या है। वो ऑब्वियसली आर्टिकल्स होते हैं या कुछ जो इकनॉमिक्स के इंडिकेटर्स होते हैं उनको देख कर ही ऑब्वियसली मैं भी इस तरह का एनालिसिस दे रहा होता हूँ। तो जो मुझे लग रहा है, यानी पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेहतर होने वाले हैं, डिपेंड करता है अगर ये हुकूमत रहती है। तो होपफुली आपको ये जो इन्फॉर्मेशन थी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।